Okay. I'm coming. Hello everyone. This is Pankaj Kevat. And in previous classes we have discussed about regulations number 149, and now today we are going to discuss about 150, that is danger from inundations. Danger from underground inundations. Inundations means what? अगर आप इसकी हिंदी अनुवाद करो तो ये क्या हो गया? सैलाब। सैलाब, बाढ़ को फ्लडिंग कहते हैं, लेकिन वही बाढ़ माइंस में हो जाए तो क्या बोलेंगे? इनुडेशंस। सैलाब, पानी का सैलाब आ गया, भागो, वर्किंग स्टॉप करो। एग्जैक्टली, समझ में आया? ऑन दी सरफेस अगर बाढ़ आ जाए तो उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में? फ्लडिंग। ओके, और वही चीज अंडरग्राउंड में आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? इनुडेशंस, सैलाब, पानी का सैलाब। ओके, लास्ट टाइम हमने बताया था कि आपको कुछ मूवीज का लिस्ट दिया हुआ था कि अगर आप इसे थोड़ी बहुत देख लेते तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको, और उस कंसेप्ट को आपको यहाँ पे लगानी है। तो आई थिंक आपने नहीं देखा होगा, श्योर नहीं देखा होगा, बट जो सीरियस बंदे हैं वो तो देखे ही होंगे, और अभी भी नहीं देखे हैं तो एक बार जाके दो मूवीज, विशेषकर काला पत्थर विच आर बायोग्राफी अकॉर्डिंग टू चास नाला केस, यानी कि इनुडेशंस जो हुई थी, माइंस में पूरी पानी भर गई थी, उसके बारे में वो सारी घटना है काला पत्थर में। और रानीगंज में जो इनुडेशंस हुई थी वो रानीगंज मूवीज जो अक्षय कुमार की है उसमें है। तो दो मूवीज आप लोग श्योर देखिए, एक बार जरूर देखें। उसमें रानीगंज में बहुत अच्छी एक कंसेप्ट नजर आई थी कि सेफ्टी लैंप अचानक बुझ गई थी, ठीक ना? ये सभी कोई नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन एज ए माइनिंग स्टूडेंट जरूर नोटिस करेंगे। अच्छा, मूवीज को काफी इंटरेस्टिंग बनाई गई है, और काला पत्थर तो काफी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज है। वो तो आई थिंक उस पूरी मूवीज 4 घंटे से प्लस थी, बट उसको मैनेज करते हुए 3.5 घंटे या 4 घंटे के बीच में बनी हुई है। उसमें इंटरेस्टिंग और भी बातें देखने को मिलती है कि कैसे कोई क्रिमिनल बाहर से जेल से फरार होके दूसरे प्लेस में जाता है और अंडरग्राउंड माइंस में वर्किंग करता है, और वही क्रिमिनल आखिरकार लोगों की जान भी बचाता है ना। शत्रुघ्न सिन्हा जेल से फरार होके भागता है ना। अच्छा, ओवरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? क्या नाम है वो, खन्ना या खान? शशि खन्ना या शशि खान नाम है। उनको ओवरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, प्लस आप उनके अंदर यूनियन लीडर, जो एग्जैक्टली यूनियन लीडर का रोल होता है, बोनस के लिए और सैलरी के लिए आवाज उठाते हैं वो, और मैनेजमेंट से डील करते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग है। मैं अगर सारी बात यहीं रख दूं तो फिर भाई घंटों लग जाएंगे, तो एक बार आप जरूर देखें। हाँ, सेकेंड पॉइंट इज कि अगर हमारे जो दर्शक या फिर व्यूअर्स या फिर फ्रेंड होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा कि हमारे पूर्वज के माइंस चलती थी, एग्जैक्टली ठेकेदारी होती थी हमारे माइंस की, और मैं उसी प्लेस पे हूँ। ओके, 73 से पहले माइंस कंटिन्यू हमारी चलती थी, हमारे पूर्वज के नाम, यानी कि मेरे दादाजी जब तक थे तब तक माइंस रनिंग थी। और माइंस में फुल्ली मैकेनाइज नहीं थी, बट सेमी मैकेनाइज थी।
सेमी मैकेनाइज मीन्स ऐसे गेता लेके थोड़ी बहुत ड्रिल मशीन्स ये सब उस समय नहीं था भाई, गेता से ही काम होती थी और ट्रॉली का यूज होता था। ट्रॉली मीन्स वो जो यस वही। काफी लोग बताते थे और मैंने अभी भी है माइंस पर पानी से भरा पड़ा है, जंगल वंगल हो गया, इनोडेशंस पूरी। बट उस समय में मैं बच्चा था और इतना मेमोरी था कि चीज़ों को समझ सकूं। मैं जब उस दरमियान माइंस के बीचों बीच जाता था, माउथ पे, सरफेस पे, तो बहुत बड़े बड़े जेट पंप नहीं, या उसको क्या बोलते हैं, एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूगल पंप या समथिंग पंप था। कंटिन्यू पानी और प्रेशर से बहते रहता था, कंटिन्यू बहते रहता था। लगभग 8-10 घंटा वो पंप चलती थी, और वो इसलिए क्योंकि माइंस में अंदर पानी है, पानी खाली हो सके, माइंस का पानी बाहर निकाला जा सके काफी प्रेशर से। मुझे देख के बहुत मजा आता था और समथिंग कभी कभी उस पानी का मैं खेलता भी था। अच्छा, और लोकेशंस ऐसी है कि बगल में नदी है, तो नदी है, और ये चीज आपको ज्ञात होगा कि अगर ये सरफेस है, कोई सरफेस स्ट्रक्चर से, और यहाँ पे पानी स्टॉक में है, पानी भरा पड़ा है, और इसी के जस्ट डाउन ये सरफेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन द केस अगर मैं यहाँ पे गड्ढा कर दूं तो देखना ये नेचुरल फिनोमिनन है। ये पानी जो यहाँ भरा पड़ा है वाटर बॉडी से, ये ऑटोमेटिक सीपेज होते होते यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सेम इट इज हमारा जो माइंस था ये ऐसा ही कंडीशंस में था। इतनी डाउन नहीं थी बट इतनी थी, और यहाँ से नदी, दामोदर नदी ऐसे क्रॉस होके बहती थी। तो ऑटोमेटिक अगर ये आप यहाँ डीप करोगे, गड्ढे बनाओगे, तो पानी का रिजर्व यहाँ पे आएगा ही। तो इसी पानी को खाली करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप या सेंट्रीपीटल पंप लगाया जाता था, और कंटिन्यू पानी यही घूम फिर के नदी में बहा दे देते, यही नदी बहा दे देते। ये माइंस थी। कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक कहानी में कुछ न कुछ पॉइंट और क्लू मिलता है। ओके, तो ऐसा ये मत समझ लेना कि सर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। ओके, तो और 73 से पहले माइंस चलती थी, और एटलीस्ट लास्ट में कब गया था, लास्ट में 2008 या 9 के आमने सामने, जब मैं आई थिंक 4 या 5 या 3 क्लास में था। हाँ, फिर आप सोच रहे होगे सर हुआ क्या फिर माइंस, अभी भी चलनी चाहिए माइंस। एग्जैक्टली मन में तो कंसेप्ट आएगा ना कि अभी भी माइंस चलनी चाहिए। आप लोग तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे ना, माइंस चला रहे हैं। तो उस समय कंडीशंस क्या था कि कोयले का उतना यूजेस भी नहीं था, और यूजेस था तो मैन पावर बहुत कम थे। और मैन पावर इसलिए कम था क्योंकि माइंस मैनुअल माइंस था, फुल्ली ऑटोमेटेड, फुल्ली मैकेनाइज माइंस नहीं थी। मैनुअल माइंस में क्या होता था, लाइटिंग के लिए ना तो आपके पास कोई सेफ्टी FLP था, और ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिना हीट के जल सके। FLP FLP आप लोग समझते हैं, FLP फ्लेम लैब, क्या था मैं भूल रहा हूँ, FLP बोलते हैं या क्या, जिसमें चिंगारी आती है तो वो एनीथिंग वो चलेंगे। काफी दिनों हो गया रिवीजन किए हुए, इसलिए भूल रहा हूँ।
फ्लेम प्रूफ एपरेटस, फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिक एपरेटस या समथिंग होगा, एफ फ्लेम प्रूफ एपरेटस, फ्लेम प्रूफ प्लांट या समथिंग होगा, ठीक है, ये भूल रहा हूँ मैं। ओके, तो उस समय वो सिस्टम नहीं थी, ठीक ना। तो फिर आप बताओ सर, फिर कैसे अंदर में लाइटिंग की व्यवस्था का क्या सिस्टम था। तो एग्जैक्टली मोटे मोटे कैंडल आते थे, इतने मोटे मोटे कैंडल, और वो 10 रुपए की आती थी और एक 5 रुपए की आती थी। तो कैंडल को बर्निंग करके अंदर में काम होता था। आप समझो, कैंडल को बर्निंग करके अंदर में काम होता था। अब आप सोच रहे हो सर, अंडरग्राउंड में कैंडल जला के आप काम कर रहे हैं, यानी कि कितना डेंजरस काम। अगर थोड़ी सी भी वहाँ मीथेन या कोई भी गैस, इन्फ्लेमेबल गैस उस हीट के कांटेक्ट में आए तो पूरी माइंस ब्लास्ट हो जाएगी ना। लेकिन कंसेप्ट यहाँ देखो, अगर ये पिलर बना हुआ है, और यहाँ पे वर्किंग चल रही है इतनी, इसको हम लोग कटिंग कर दिए इतना, और कैंडल आसपास ही कहीं लगाए हुए हैं। सपोज दैट यहाँ कैंडल बर्न कर रही है, 10-12 कैंडल बर्न कर रही है। ओके, तो वर्किंग कैसे था उस समय? थोड़ी ना आपके पास ड्रिल मशीन थी जो ड्रिल लगाया, हैंड ड्रिल मशीन थोड़ी ना थी जो हैंड ड्रिल से ड्रिल लगाया, ब्लास्टिंग करा और खत्म। भाई इन द केस अगर थोड़ी सी भी गैसियस या इन्फ्लेमेबल गैस का प्रेजेंटेशन रहा यहाँ पे, या फिर थोड़ी सी भी मिली, मान लो कि यहाँ पे गैस मिल गया, यहाँ पे वर्किंग करते करते गैस मिल गया, ठीक है, तो बंदे भाई लोग तो, यानी कि वर्कर भी तो उतने समझदार हैं कि गैस मिलने से आग लगती है। तो ये कैंडल इसके सामने ना लगे, थोड़ा सा डिस्टेंस में, ताकि हमें नजर आ सके, ठीक है। तो यहाँ कैंडल है और ये गैस है, ठीक है। वेंटिलेशन सिस्टम तो प्रॉपर थी, 2 से 3 माउथ थी, ओके। तो ये जो थोड़ा सा इन्फ्लेमेबल गैस मिला, तो ये क्या हुआ, एग्जैक्टली यहाँ आते आते ये डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट होके यहीं से बाहर होके निकल गया। कंसेप्ट देखा, यहाँ से निकला और ये डाइल्यूट होते होते बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ तक टच भी नहीं कर पाया। तो कहाँ से ब्लास्टिंग होगा, नहीं हुआ। तो यही कंसेप्ट चलता था। हाँ, एक कौन सा चिड़िया रहता था, वो चिड़िया का भी कंसेप्ट था गैस का पता लगाने के लिए। हाँ, एक चीज और, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सपोर्ट उस समय नहीं होता था। प्रॉपर सपोर्ट मीन्स व्हाट, आज के टाइम पे आप रूफ होल्डिंग डाल रहे हो ना, फ्लोर पे रूफ होल्डिंग डाल रहे हो, फिर सरफेस से लेके प्रोप सपोर्ट डाल रहे हो, तो उस समय कभी भी चाल धंसने का मतलब ऐसा हो सकता था कि कभी भी कहीं भी चाल धस जाता था, उसके कारण एक्सीडेंट भी होता था, ठीक है। तो ये उस समय की वर्किंग कंडीशंस थी। अच्छा, तो फिर हुआ क्या सर 75 के बाद, या उससे पहले वर्किंग हुआ तो 75 या 73 में क्या हुआ कि आप लोग की माइंड्स या क्लोज हो गई, या फिर आप लोग बैकफुट पे आ गए? तो दरअसल हुआ यूं कि 73 और 75 के बीच इंदिरा गांधी सरकार ने यह घोषणा किया था कि जितने भी प्राइवेट माइंस है वो सारे के सारे अंडरटेकिंग गवर्नमेंट हो जाएगी, यानी कि क्या उसको कहते हैं, अधिग्रहित, गवर्नमेंट अधिग्रहित, सरकार के अधिग्रहित हो जाएगी। जैसे आज प्राइवेटाइजेशन हो रही ना ज़्यादा, तो उस समय गवर्नमेंट सारे अंडरटेकिंग कर रही थी माइंस को। ओके, तो उसी दरमियान धरातल पे एक ऑफिशियली वर्क पीएम ने आदेश दिया कि ऐसा ऐसा है रिटर्न में, और वो चीज़ को धरातल पे आते आते, यानी कि झारखंड में आते आते टाइम
टेकन लग गया, लगभग 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल कंटिन्यू लग गई। तो फिर उतना दिन में हाँ ठीक है, जब गवर्नमेंट की नोटिस आएगी तब हम लोग बंद कर देंगे, अभी कंटिन्यू चलने दो। 73 से 85 तक चला, 85 से 90 तक चला, 90 से फिर चोरी छुपे आई थिंक 2010 तक चला। और फिर जब धरातल पे सारा चीज ओके होने लगा तो पुलिस वगैरह वगैरह इंक्वायरी होने लगी, तो धीरे धीरे वो क्लोज हो गया। हाँ, इतने दिनों के लिए माइंस ओपन रहा, तो गवर्नमेंट की निगरानी भी थी, एज ए ऑफिसर आते थे, तो रॉयल्टी अब भर, आपने लीज पे जमीन लिया ना, रॉयल्टी भरो, इतने दिन क्यों चलाया जबकि नोटिस इतने आ गए थे। ठीक है, रॉयल्टी देंगे, कोई इशू नहीं। हमें रॉयल अभी हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, जब माइंस चलेगी वहीं से हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे और आपकी रॉयल्टी देंगे। ओके, तो इस मैटर को ओके करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, ये सब कोर्ट कचहरी में दौड़ते दौड़ते, मतलब दिल्ली से हमारी केस होती थी, हायरिंग चलती थी, तो ये सब होते होते डिग्री हासिल करते करते सारे बैंक बैलेंस नील। तो धीरे धीरे पूर्वज भी अपने परलोक पधार गए और उस मैटर को, उस चैप्टर को क्लोज, और फिर क्लोज होने के बाद आज तक नोटिस नहीं आई और ना समथिंग हायरिंग हुई, हियरिंग हुई। हायरिंग मीन्स जॉब पे हायरिंग, वो हायरिंग नहीं, हियरिंग। हियरिंग मीन्स उपस्थित होना। तो बैंक बैलेंस नील हो जाने के कारण आज हम लोग बैकफुट पे हैं। एनीवेज, कोई नहीं, समय बदल रहा है। एंड वन मोर थिंग कि हेलन, SONSINDUSTRY.com, ये एक बार आप लोग सर्च कर लेना। ओके, ये आप लोग सर्च कर लेना। अभी हमारी क्या है और क्या होने वाली है, ये चीज आपको इस वेबसाइट में दिखेगी। ओके, तो ये जस्ट स्टार्टअप ऑफ माय कंपनीज, यानी कि हमारी नई बिजनेस स्टार्ट हो रही है। एंड सेकंड वन इज कि माइनिंग को लेके भी एक कंपनी, माइनिंग कंपनी भी हम लोग मीन्स व्हाट, ओनली मी एंड देयर इज शेयर ऑफ 5 persons, शेयर होल्डर। माइनिंग कंपनी बहुत जल्द हमारी होगी और आप सभी के बीच होगी, और उसमें की 5% शेयर होल्डर है। सोचिए, एक माइनिंग कंपनी खड़ा करने के लिए कितने पैसे चाहिए? माइनिंग खड़ा करने के लिए कितने पैसे चाहिए? टाइम लगेगा, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, बट अभी शेयर होल्डर पर मीटिंग हो रही है। आज भी मीटिंग हुई थी, बातें रखी जा रही है, कैसे क्या प्लान क्रिएट हो रहा है, कैसे फंडिंग आएगी, कहाँ से समथिंग होगा, सब हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि भाई पैसे की नीड बहुत है हमें। आई थिंक बताया नहीं जा सकता कि इतनी नीड है कि क्या मैं बोलूं। दिल्ली में भी रेंट देना होता है, झारखंड में भी ऑफिस के लिए रेंट देना होता है, और फंड अभी तक राइजिंग नहीं हो पा रहा है, और हो भी पा रहा है तो फिर जैसे तैसे। एनीवेज, उस पे पर्सनल मैटर
है, कोई नहीं, आज नहीं तो कल अच्छे अच्छे पोजीशंस पे रहेंगे और अच्छी चीज़ अचीवमेंट करेंगे। आप लोग मन लगा के सोचते लेना, और कुछ भी कहीं भी नोट इशू इन माई सब्जेक्ट, या फिर हमारे ट्रेड से भी अगर कोई परेशानी या समथिंग किसी भी ट्रेड से हो तो एज ए सोशल वर्कर हमारी एनजीओ भी चलती है, तो एक बार आप श्योर हमसे कांटेक्ट कर लेना। ओके, क्या पता एज ए फाइनेंशियली नहीं तो फिजिकली या फिर कुछ कंसेप्चुअली आपके हेल्प आ जाऊं। ओके, नाउ regulations 150, that is what danger from underground inundations। ओके, इसमें 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप हमेशा याद रखिए। पहला डाटा बताता हूँ, 3-4 पॉइंट में जो डाटा है, पहला डाटा आप समझ लीजिए 60 मीटर की डाटा है, एक डाटा 60 मीटर, देन आफ्टर 75 मीटर, देन आफ्टर 120 मीटर, ये डाटा आप याद करो। ओके, देन आफ्टर वन मोर थिंग डाटा इज 2.5 इंटू 2.5, या इंटू छोड़ के आप इसको ऐसे लिख दो 2.5 मीटर, ये डाटा। फिर डाटा है आपका 14 डेज। ओके, और क्या डाटा हो सकता है, और क्या इसमें डाटा हो सकता है, हाँ 5 मीटर डाटा, 5 मीटर डाटा, देन आफ्टर 3 मीटर डाटा, 3 मीटर डाटा, और भी डाटा है तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे देखने के लिए। ये 60 मीटर, ये तीनों डाटा को एक साथ में रखिए और ये दोनों डाटा को एक साथ में रखिए फॉर रिमेंबर ट्रिक के लिए। ओके, अच्छा 60 मीटर डाटा क्या है, 60 मीटर डाटा क्या है, ये आपका वाटर बॉडीज है, वाटर लॉगेड एरिया, यानी कि अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड है। यहाँ पे आपकी क्या है, पिलर की फॉर्मेशन से डेवलपमेंट है, और आप कहाँ नीचे, कितने नीचे हैं आप, लगभग बिलो टू दी 600 मीटर, ये ज़्यादा हो जाएगा ना। ओके, 500 मीटर डीप फ्रॉम दी सरफेस, फ्रॉम दी सरफेस। ओके, इतना मीटर डीप है तो इसको थोड़ा और ऊपर करो, यहां से मान लो और ये आपका वाटर लॉगेड एरिया है। अच्छा, ये समझो कि सपोज दैट बरसात के बाद की समय से हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, या फिर समझ लो किसी भी समय डेवलपमेंट स्टार्ट किए। ओके, मंथ ऑफ नवंबर मान लेते हैं, नवंबर में हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट किए, यहाँ से डेवलपमेंट माउथ, ये माउथ है आपका, एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस होते होते हम लोग 60 मीटर तक डीप चले गए। ओके, इधर भी पिलर है, डीप चलते गए, डेवलपमेंट पूरी तरह से ओके डन। अब हुआ यूं कि यहाँ से एक्सट्रैक्शन करते करते ये पिलर आते आते क्या हो गया कि रेनी सीजन स्टार्ट हो गई, रेनी सीजन स्टार्ट हो गई, तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि पानी का रिसाव स्टार्ट हो गया और ये पूरी डूबने लगी, ये
पूरी डूबने लगी। तो आप क्या करोगे बताओ फिर? पानी यहाँ तक आ गई है और इधर भी पिलर बना पड़ा है, इधर भी पिलर है और यहाँ तक वाटर लॉगेड बॉडीज है और ये आपकी बाउंड्री लाइन है। तो बताइए क्या करेंगे? पिलर तो इस साइड भी है, काम तो आप ठप कर नहीं सकते हो क्योंकि कोयला प्रोडक्शंस करना है और कोयला नहीं दिया कंपनी को तो फिर पूरी दुनिया अंधेरे में हो जाएगी। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जाता है ना हमारा कोयला, इंडोनेशिया जाता है ना हमारा कोयला, फिर बांग्लादेश, फिर देन आफ्टर शायद अमेरिका भी जाता है कोयला। सर ये डाटा आपको कहाँ से मिला? मालगाड़ी, जिसको वैगन्स कार बोलते हैं, मालगाड़ी। अगर इंडियन रेलवे में आप अगर कभी सफर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, तो मालगाड़ी कभी कभी आपको देखने को मिलता है। तो उसको देख के आप नेग्लिजिबल या इग्नोर ना करो। उस मालगाड़ी के डब्बे में एज ए कोड लिखा रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और उसी कोड के अंदर कहाँ जा रही है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ रहता है। मैंने देखा है, एग्जैक्टली वीडियो भी रिकॉर्ड करा है। देखता हूँ वीडियो होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ तक वर्किंग चल रही थी, ये पिलर मैंने इतना खाया और अचानक पानी भर गया। तो फिर क्या करेंगे? सीनियर प्रिंसिपल सीनियर के आदेश के अकॉर्डिंग सब चीज़ों के करते यहाँ का वर्किंग एबोर्डेंट यानी कि स्थगित करके हम लोग कहीं दूसरे सेफ जोन में वर्क करेंगे। अगर ये पिलर कट रही है तो इस पिलर में हम लोग, यहाँ पानी नहीं है, बाय हेक्सागोनल कटिंग ऑफ पिलर्स, ये पानी, यहाँ पानी नहीं है, तो फिर यहाँ हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे, चलते जाएंगे। और जिस दिन पानी यहाँ से फिर नीचे स्तर हो गई तो फिर ये सब पिलर को हम लोग एक्सट्रैक्शंस कर लेंगे, वर्किंग कर लेंगे। ओके, तो ये चीज कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ तक पानी आ चुकी है या फिर पानी है? तो ये चीज आपको जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटरी सिस्टम, या जीपीआर एक सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट है जो रीडिंग कर लेता है कि पानी का स्तर कितने दूरी के डिस्टेंस पे है, कितना मीटर नीचे है। ओके, जीपीआर चलेंगे, अभी बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, अब आते हैं हम लोग डाटा पे। तो ये 60 मीटर क्या है सर? ये 60 मीटर यानी कि जो बाउंड्री लाइन से वाटर लॉगेड एरिया है, ये वाटर लॉगेड एरिया यहाँ तक है। तो यहाँ से 60 मीटर मेजरमेंट कर लो, यहाँ से 60 मीटर। ओके, यहाँ से जो 60 मीटर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस वाली लाइन को क्या करेंगे? डेंजर लाइन, इसको डेंजर लाइन से डोनेट करेंगे। यानी कि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि अंडरग्राउंड माइंस में डेंजर वाटर लॉगेड बॉडी से डेंजर लाइन की डिस्टेंस कितनी होती है, या फिर कितने अंदर के कितने मीटर के अंतर्गत डेंजर लाइन डिनोट करते हैं। तो 60 मीटर डेंजर लाइन, ये डाटा कंप्लीट 60 मीटर डेंजर लाइन। ओके, देन आफ्टर 75 मीटर इज व्हाट? 75 मीटर इज व्हाट? कानूनी लाइन। कानूनी लाइन, इसका कानूनी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? 60 मीटर यहाँ, तो 75 मीटर यहाँ तक आएगा। इसको हम लोग स्टैट्यूटरी लाइन बोलते हैं, STATORY, स्टैट्यूटरी लाइन यानी कि कानूनी लाइन। ओके, उसके बाद एक और डाटा है जो कि
120 मीटर की लाइन है, 120 मीटर। ये आ रही है ना ब्लैक मार्कर बोर्ड पे? हाँ ओके। 120 लाइन, इसको क्या बोलेंगे? 120 मीटर लाइन को, इसको हम लोग वार्निंग जोन या फिर वार्निंग लाइन बोलते हैं। ओके, ये डाटा हमेशा आप याद रखना। 60 मीटर, 60 मीटर कहाँ है? ये 60 मीटर, इसको क्या? डेंजर लाइन। 75 कानूनी लाइन, स्टैट्यूटरी मीटर, एंड वार्निंग जोन लाइन 120 मीटर। ओके, तो ये डाटा आपकी याद करने के लिए है। आ रहा हूँ, बता रहा हूँ फिर डाटा। यार पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी बहुत बॉडी जवाब देती है। अच्छा, वन मोर थिंग कि जितनी एनर्जी हमें बोलने में रहती है, किसी चीज़ों को कंसेप्चुअली समझाने में लगती है, उतनी एनर्जी आप फिजिकली कर लो कम होगी। जितनी कैलोरीज बोलने में जलती है बॉडी से, जितनी कैलोरी बोलने में जलती है, उतनी आप फिजिकली कर लो कम जलेगी। तो इसीलिए बोलते बोलते आदमी थक जाता है। ओके, एंड माइक इज आल्सो प्रॉपर वर्किंग नाउ। आई एम टेकिंग, थक गया हूँ, थोड़ा पानी पीने दो। ओके, नाउ सेकेंड वन। अब डाटा ये देखते हैं 3 मीटर की डाटा क्या है। ये 3 मीटर की डाटा ये 3 मीटर क्या कि भाई अगर वाटर लोकेट एरिया है, या फिर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके बाद जो भी फेस है इसमें पानी भरा पड़ा है, तो हम लोग 3 मीटर एडवांस बोरहोल पहले करते हैं। एडवांस बोरहोल डाल के ब्लास्टिंग या वर्किंग करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अगर वाटर बॉडीज का रिजर्व आया तो रड में गीलापन नजर आएगा, या फिर यहाँ से पानी का रिजर्व आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 मीटर इज एडवांस बोरहोल, एडवांस बोर होल। ओके, then after 5 meter is what? This is also a hole। 5 मीटर की एक होल होती है, और 5 मीटर की होल को हम क्या बोलते हैं? कौन सा होल? स्टैट्यूटरी होल्स? नहीं, एडवांस होल, नैरो, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। और ये भी 5 मीटर की डिस्टेंस पे की जाती है, वो इसलिए क्योंकि आगे पानी का रिजर्व पता लग सके। ओके, जस्ट मैं बताता हूँ क्या 5 मीटर्स इज फ्लैंक्स बोरहोल। फ्लैंक्स बोरहोल बोलते इसको, FLANK, फ्लैंक्स बोरहोल। 5 मीटर मतलब डर के हम लोग काम कर रहे हैं भाई, पहले 5 मीटर मार लो, क्या पता पानी अचानक आ गई तो सबके सब मैच भर जाएंगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएंगे। तो पहले डर के काम करो। 5 मीटर मारो, हाँ भाई चलो पानी नहीं है, सेफ है। देन आपको फिर 5 मीटर, हाँ भाई चलो कुछ नहीं हुआ, सेफ है। ऐसे कर करके 5 मीटर की डिस्टेंस इंटरवल पर हम लोग फ्लैंक्स बोरहोल मारते हैं। ओके, और
3 मीटर पे एडवांस बोरहोल। भाई ज्यादा डेंजर जोन में हम लोग काम कर रहे हैं, 3 मीटर का होल लगा, क्या पता पानी भर जाए चास नाला की, फिर एक्सीडेंट बोकारो नाला हो जाए। ओके तो 3 मीटर की एडवांस बोरहोल। अच्छा ये 14 डेज, 14 डेज क्या है कि 14 डेज में आपको वाटर लोकेट जो भी नक्शा बना रहे हैं, यानी कि नक्शा को क्या बोलते हैं, प्लान, 14 डेज के अंदर आपको प्लान को अप टू डेट करते रहना है, अप टू डेट। और क्या क्या अप टू डेट करना है ये रेगुलेशंस में लिखा गया है। ओके ये भी डाटा कंप्लीट हो गया। और ये 2.5 मीटर डाटा, ये 2.5 मीटर डाटा क्या है कि भाई अगर डेंजर जोन्स हम लोग इंटर कर रहे हैं या डेंजर लाइन आ चुके हैं, आगे सामने वाटर लोकेट बॉडीज है, वाटर लोकेट एरिया है, तो फिर नैरो होल, नैरो गैलरी चलाएंगे, नैरो गैलरी चलाएंगे, नैरो गैलरी। और नैरो गैलरी की लेंथ क्या होगी, 2.5 मीटर, नॉट लेस देन दी, नॉट ग्रेटर या लेस देन दी 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। ओके ये डाटा है रेगुलेशंस 150 में, यानी कि ओवरऑल रेगुलेशंस आप कंप्लीट। ओके और अगर कुछ इसमें डाटा और इसमें कुछ बताने लायक है तो ये जो 14 डेज अप टू डेट प्लान है ना, ये 14 डेज या फिर 15 डेज होगा, या फिर 15 डेज है, ये दोनों में कंफ्यूजन है, बट अभी रीड करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है और अगर और क्या इसमें डाटा आपको बताने लायक, डाटा में थोड़ा अपनी नोट्स को खंगाल लेता हूँ। एक चीज और, सरफेस इनोडेशंस के प्रोटेक्टिव मेजर की जांच कितने टाइम पे इंटरवल पर होती है, वो 14 डेज एज ए रेनी सीजन एंड 13 डेज विदाउट रेनी सीजन। अच्छा ये तो हम लोग कल भी देखे थे। ओके आई थिंक और कुछ डाटा इस तरह का है नहीं, तो चलिए अब रेगुलेशंस को रीड करते हैं। रेगुलेशंस 150 इज 115 डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनोडेशंस, डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनोडेशंस। माइंस में अगर कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आ रही या फिर कंफ्यूजन है या किसी भी चीज जो डेंजर्स, हाईली डेंजर्स है, एक्सीडेंट होने की कंडीशंस हो सकती है, नौबत आ सकती है, फेटल एक्सीडेंट हो सकती है, डिजास्टर हो सकती है, तो वैसे केस में अपने दिमाग को ना लगाएं, सीधा सीधे आप ब्रह्मास्त्र क्या है, चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को आप नोटिस भेजिए, वो आके विजिटिंग करेंगे, विजिटिंग करे या ना करे, आप उनको डाटा मिल गई तो वो बाय टेलीफोनिक या जैसा दिशा निर्देश देंगे उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करना है। ओके अब चीफ इंस्पेक्टर बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए बताइए आप सभी, और क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। जितने भी स्टेटरी पोस्ट है, हायर ऑफिशियली पोस्ट है, सबसे पहली बात कि बीटेक होल्डर होना चाहिए, मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ओके चीफ इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशंस मैं बताया था ना,
2 साल किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में वर्किंग कार्यरत होना चाहिए। 3 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड में, 3 साल या 5 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एंड लेक्चरर के रूप में वो अपनी सर्विस एंड समथिंग जो चीफ इंस्पेक्टर की योग्यता माइंस एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग हम लोग 1952 के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ओके, अच्छा, शॉर्टकट में अगर चीफ इंस्पेक्टर बनना है तो सर बताइए क्या करना होगा। चीफ इंस्पेक्टर की बहुत अहम भूमिका रहती है माइंस को रन करवाने में, यानी कि डीजीएमएस का वो एक तरह से ऑफिशियली पर्सन्स है, जैसा वो आदेश देंगे, जैसा कानून बनाएंगे वैसे चलना होगा। और ये आपकी माइंस है, चीफ इंस्पेक्टर की गाड़ी यहाँ से गुजर गई है तो समझ लीजिए चीफ इंस्पेक्टर की गाड़ी, अगर गाड़ी की वेट अप्रोक्स AB है तो यहाँ से गुजरते गुजरते गाड़ी की वेट ABC हो जाएगी, AB×C हो जाएगी। सारे वीडियो ऑनलाइन हैं तो ये सब बातें सबके बीचों नहीं रखी जाती है। इंटरनेशनल क्या पता कोई ऑस्ट्रेलिया से व्यूवर्स और वो देख रहे होंगे कि इंडिया में क्या है सिस्टम, तो सब चीज़ ऑनलाइन नहीं शेयर किया जा सकता है। एनीवेज हमारे स्टूडेंट को पता ही है मैंने क्या है ये बात रखी। ओके, तो पहला पॉइंट, प्रॉपर प्रोविजन शॉल बी मेड इन every mines to prevent eruptions of water or other liquid matter or any material that is likely flow to when wet from the working of the same mines or adjoining mines and prevent accident while drilling borehole, probes or release of body of water or other liquid matter or any materials that is likely flow who wet when wet, यानी कि proper provision shall be made in every to prevent, हमें ऐसा कानून नियम बना लेना है पूरी प्रॉपर तरीके से, किसके लिए, इन्यूटेशन से बचाव के लिए, यानी कि वाटर इरप्शन से बचाव के लिए, कहीं भी पानी का रिजर्व या समथिंग कुछ है तो उसके लिए हमें बहुत सख्त कानून बना लेना है, एकदम प्रॉपर, जिसको आप प्राथमिकता कहेंगे वो आपको तैयार कर लेना। ओके, ऑफ द माइंस मतलब अगर एक माइंस है तो वो तो प्रॉपर बनाएंगे, साथ में अगर एडजॉइनिंग माइंस है तो उसको उसके लिए भी ठीक है। और एडजॉइनिंग माइंस आप समझ रहे हो क्या होता है, जब कोई माइंस 60 मीटर के अंतर्गत आ जाए तो माइंस दिस वन आमने सामने हो जाए तो एडजॉइनिंग माइन बोलते हैं। और दो तल्ले वाली माइंस भी क्या होता है, 30 मीटर के, 3 मीटर के और 3 to 9 मीटर के डिस्टेंस पे 2 सरफेस की माइंस होती है। ये सब हम लोग आगे अभी चलेंगे, ठीक है। तो एडजॉइनिंग माइंस भी है तो उसके लिए भी सारा प्रावधान। अच्छा, एडजॉइनिंग माइंस रियलिटी में जो चास नाला का मैटर हुआ था वो क्या हुआ था कि माइंस यहाँ भी है, एक माइंस ऐसा लोग कहते हैं बट फिल्म में कुछ और बताया गया है, ये एक माइंस है और ये एक माइंस है, ठीक है, दोनों एडजॉइनिंग माइंस था, ठीक है। और शायद यहाँ पे समथिंग कोई वाटर बॉडीज था बीच बीच में, तो हुआ क्यों, उस समय तो गवर्नमेंट की माइंस थी नहीं, एज ए प्राइवेटाइजेशन ही चल रही थी, तो मैनेजमेंट ए और ये दूसरी माइंस की मैनेजमेंट बी, ये ना क्या करा कि जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन से थोड़ी और कोयले को एक्सट्रैक्शन करने के लिए आगे गैलरी का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि कोयला और आगे निकालना चाह रहा था, लालच आ गया भाई इतना दूरी आके इतना कोयला हम क्यों छोड़ दे, इसको निकालो। तो जब ये कोयला निकालने गया तो डोंट वरी कुछ ना हुआ, बट
मैनेजमेंट ए ने देखा कि भाई वो बाउंड्री लाइन से और आगे आग बढ़ रहा है और मैं यहाँ तक आके खाली हाथ आगे की कोयले को नहीं टच कर रहा हूँ, तो जरूरसी फील होगा ना और लालच बढ़ेगी ना, चलो हम भी आगे करते हैं। तो ये भी कर दिया। फिर और लालच बढ़ी तो फिर अचानक एक होल आया, होल में मारा। ये तो आपका डिस्टेंस तो और पतली हो गई, 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर की समथिंग की हो गई, तो पूरी की पूरी माइंस भर गई। जब ये माइंस भर गई तो भाई इसको थोड़ी ना छोड़ेगा पानी का। अब बगल में दामोदर रिवर, तो बगल में कोई रिवर है तो जितने भी पानी थी सब घुसते गई, जैसे तैसे सब बाहर निकले। कुछ जो नहीं निकल पाए वो डेड बॉडी। तो ये था, दोनों एडजॉइनिंग माइंस अपनी लापरवाही के कारण एक्सीडेंट का मैटर हुआ। ऐसा रियलिटी में हुआ था, लोगों के मुंह से सुना है। अब मैटर क्या था तो मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं जानता नहीं। और जो मूवीज में दिखाया है, मूवीज में क्या दिखाया है कि ये माइंस है और यहाँ पे वाटर बॉडीज है, तो माइंस के अंतर्गत कंटिन्यू हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जबकि ओवरमैन को ये पता था, ओवरमैन को ये पता था। अच्छा, ये ओटी क्यों लिखते हैं ओवरमैन के लिए? ओवरमैन ओएम क्यों नहीं लिखते? तो भाई ओवरमैन नहीं होता है, ओवरमैन टिकट, ओवरमैन टिकट होता है, इसलिए ओटी लिखते हैं ओवरमैन को। और इनफैक्ट की मैनेजमेंट को भी ये बात पता है कि आगे वाटर बॉडीज है, बट लालच के कारण हम लोग आगे बढ़ते गए और यहाँ पे इतनी कम लेयर की परत हो गई कि दूसरे नेक्स्ट बोरहोल में पूरी की पूरी माइंस की बाउंड्री तोड़ के पानी वाटर भर गए। ये मूवीज में दिखाया गया। ओके, तो प्रिवेंट के लिए आपको बहुत जो भी प्रिकॉशन बन पाएगा वो प्रोविजन आपको लिखना है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज वेयर वर्क इज बीइंग डन इन शॉल बी रिकॉर्डेड। अच्छा, जहां वर्क चल रही है वाटर लोकेट एरिया के आसपास भी, तो हमें क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एनी सीम और सेक्शंस बिलो टू दी अनदर सीम और सेक्शंस, एनी सीम्स बिलो टू दी अनदर सीम और सेक्शंस। दूसरी बात, एनी प्लेस ऑफ सीम और सेक्शंस विच इज लोअर लेवल देन दी एनी अदर प्लेस ऑफ द लोअर सीम ऑफ द सेक्शन। लोअर लेवल, एनी प्लेस और एनी सीम्स लोअर लेवल। अगर ये आपका लोअर लेवल है, इन द केस दूसरी माइंस की भी लोअर लेवल ये है, तो ये भी आपको मेंटेन करना है। यही है ना, विच इज एट लोअर लेवल देन एनी अदर प्लेस इन ए लोअर सीम और सेक्शंस। अच्छा, then after any place in seam approaching a fault passing through a upper seam or sections which contain or may contain accumulations of water bodies or other liquid matter or any material likely we follow when wet। अच्छा, ये भी आपको मेंटेन करना कि किसी भी फॉल्ट पासिंग में या फिर किसी भी सीमो सेक्शंस में नमी हो और वो नमी क्या हो गई कि रेनी के सीजन में एज ए फ्लो करने लगी, तो वैसे डाटा भी आपको एज ए प्लान में मेंटेन करना है। अच्छा, लास्ट इज फोर्थ में एनी वाटर बियरिंग स्टाटा। वाटर बियरिंग स्टाटा मीन्स वाटर बियरिंग स्टाटा। स्टाटा मतलब आप समझ रहे हो, सीम स्टार्टर। ये फर्स्ट स्टार्टर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अगर सपोज डाइज ये फॉल्ट, यहाँ से फॉल्ट आया, ऐसे फॉल्ट आया और यहाँ पे पानी जमा हो गया। अब ये फॉल्ट है, बहुत हार्ड रॉक है, तो हार्ड रॉक में आप पानी कितना भी रख दो वो सीपेज तो करेगा नहीं। सीपेज ओनली ऑन सेडिमेंट्री रॉक, सीपेज ओनली ऑन सेडिमेंट्री। ये तो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया ना, फॉल्ट या फॉल्ट जो भी बोलो, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो पानी यहाँ इतना जमा हो गया और ऊपर से फिर यहाँ लेयर मिल गया कोयला का, इतना पानी जमा हो गया और कोयले का लेयर मिल गया। अब क्या हुआ कि ये स्ट्राइक या कोई भी फॉल्ट या जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, इसको भी आपको दिखाना है।
कहाँ दिखाना, प्लान में दिखाना है और मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि इन द केस अगर हम लोग इसमें गैलरी बनाते हुए जाते हैं, इस तरह से गैलरी बनाने और फॉल्ट को टच करते हैं, तो जैसे ही इसको आप गैलरी बनाएंगे या ड्रिल लगाएंगे, सारे का सारा पानी माइंस में घुस जाएगा, और माइंस में घुसा तो हो सकता है सारे के सारे वर्किंग फेस में पानी घुस जाए और इंटूटेशंस का मैटर हो जाए। तो ये भी आपको सोल बी रिकॉर्डेड। भाई टाइम ओवर हो रहा है, भूख भी लगी है। अच्छा, थोड़ा और मैं स्पीडली चलता हूँ। ओके, without prejudice to the requirement of sub-regulations 1 and sub-regulations 2, no working which has approached within a distance estimated of any working not being working has been physically examined and found to be free from the accumulation of water, liquid matter and the other materials likely with whether the same of the mine adjoining mines shall be exerted for the permissions of the written chief inspector subject to such for the purpose of sub-regulation between the set and working of the social stations the same or between the two sections of the many directions with the original and vertically। मतलब कह रहा है, मैंने बताया था कि सिस्टमीटर जो भी डेंजर लाइन होती है वाटर लोकेट एरिया के जस्ट सिस्टमीटर बियॉन्ड दी डेंजर लाइन होती है, अगर डेंजर लाइन हम लोग क्रॉस करते हैं तो वहां पे आपको कोई वर्किंग नहीं करनी है, स्टॉप दी वर्किंग। ओके, तब तक जब तक कि आप रीजनल इंस्पेक्टर्स या चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ना ले, सॉरी रीजनल इंस्पेक्टर मेंटेन नहीं है, चीफ इंस्पेक्टर मेंटेन है, तो चीफ इंस्पेक्टर को आप जब तक रिटर्न परमिशंस ना ले तब तक आपको वर्किंग आगे नहीं बढ़ानी है। अच्छा, या तो हॉरिजॉन्टली रहे या वर्टिकली रहे या इंक्लाइन रहे वाटर लोकल बॉडी एरियाज 60 मीटर के इंटायर पे आती है तो आप वर्किंग को ठप कर देंगे और परमिशंस के लिए चीफ इंस्पेक्टर को रिटर्न में भेजेंगे, वहां से परमिशंस होके आया या फिर चीफ इंस्पेक्टर विजिट करके आए हैं वो अपनी दिशा निर्देश देंगे, वैसे अकॉर्डिंग आपको वर्किंग चलनी है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज एवरी एप्लीकेशंस परमिशन टू एक्सटेंड द वर्किंग रेफर्ड इन दिस एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड 2 कॉपीज ऑफ द प्लान्स। अच्छा, जो अभी हम लोग बताएं उसकी 2 कॉपीज हमेशा बननी चाहिए। द आउटलेट ऑफ द सर्च रिसीव्ड अबंडेंट और वर्किंग रिलेशन टू द वर्किंग अप्रोचिंग टू द आल्सो टिप रिसीव टू अबंडेंट और वर्किंग, उसमें 2 प्लान बननी चाहिए। तो पहला प्लान, उसके बाद उस प्लान के अंतर्गत क्या बताया गया कि एक आउटलेट होगी जो कि रिसीव्ड आउटलेट ऑफ दिस सच डिसयूज्ड और अबंडेंट वर्किंग, यानी कि अगर कोई खदान बंद है तो उसके जो आउटलेट है, आउटलेट मीन्स माउथ जहाँ से एंट्रेंस करते हैं, आउटलेट हमेशा किसी भी माइंस में 2 होती है। ओके, इनटेक और आउटटेक, आउटटेक और इनटेक। इनटेक ये ट्रैवलिंग रास्ते के लिए नहीं होती है, आउटटेक और इनटेक मतलब ये मत समझ लेना कि एक से घुसो दूसरे से बाहर आओ। आप अगर आप इनटेक कर रहे हो तो इसी इनटेक से आपको रिटर्न भी आना। आउटलेट उसको हम लोग किस लिए, वो वेंटिलेशन प्रॉपर आउटलेट से निकले और अगर हो सके तो उसी आउटलेट से हम लोग क्या बात करते हैं, वेगन्स, यानी कि ट्रैक बिछाते हैं, रेल ट्रैक, और उसी से कोयले को एक्सट्रैक्शन करते हैं ताकि एक्सीडेंट कम हो। ओके, अब जिस यहाँ आप एज ए 25 स्पीड से वेगन्स चल रही है, सेम प्लेसेस में आपकी ट्रैवलिंग रास्ता है, किसी दरमियान रस्सी टूटी या कुछ मीटर पटरी से ट्रैक से वो डब्बा बाहर आई, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके ऊपर गिर गई तो हो सकता है ना, तो इसलिए इनटेक से सिर्फ इनटेक ही नहीं बाहर भी निकलते हैं और आउटटेक के लिए। ओके, एनीवेज ये हो गई कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूट वर्किंग है तो उसको उसके इनटेक को आपको दिखाना है। ओके, वर्किंग अप्रोचिंग ऑल्सो रिसर्च डिस्ट्रीब्यूट, और जहाँ पे हम लोग वर्किंग करेंगे वो भी अप्रोचिंग के लिए, वो भी इसके बाद बी पॉइंट है द आउटलेट लेआउट मेथड ऑफ द प्रोपोज्ड वर्किंग फॉर द परमिशन इज आउट द आउटलाइंस and the layout of the method of the proposed working which be permissions out। हाँ, आउटलेट the layout and method of proposed working। अच्छा, आउटलेट के साथ साथ हम लोग जिस मेथड से वर्किंग करेंगे वो भी प्रोपोज करके आपको साउट करना है। साउट मतलब परमिशंस इज साउट, मतलब साउट मतलब आवाज देना होता है क्या, अच्छा समथिंग है कुछ, आप देख लेना।
उसके बाद द फॉल्ट डाइक एंड जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस रिलेशंस ऑफ द वर्किंग स्पेसिफाइड एबीसी। एबीसी के टर्म्स में कंडीशंस में अगर जियोलॉजिकल वर्किंग डिस्टर्बेंस आती है तो वो भी आपको मेंटेन करते हुए चलना है, मेंटेन करते हुए चलना है और परमिशंस भी लेना है वर्किंग के लिए। ओके, एनी अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल with the management or other particular informations may be required by the chief inspector। और अगर कुछ और तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशंस है तो उसको आप अपने चीफ इंस्पेक्टर के पास रखेंगे और जैसा दिशा निर्देश देंगे वैसा आपको करना होगा। Fifth point, when permission is granted to extend any working referred in sub-regulations 3 and sub-regulation 6, sub-regulation 3 and sub-regulation 6 जो कि अभी आने वाला है, is shall be extended strictly in the accordance with the plans and method approval under these conditions as specified, and such permissions shall be variations thereof unless variations again approved बाय द चीफ इंस्पेक्टर। अच्छा, जो रेगुलेशंस 3 और 6 में वार्ता दी गई है, जो बात रखी गई है, उसको हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं बशर्ते क्या चीफ इंस्पेक्टर से आपको परमिशंस लेनी पड़ेगी। ओके, और वेरिएशंस अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत वेरिएशंस आए तो उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेनी होगी। अच्छा, ये पॉइंट 6 क्या है, व्हेनेवर सीपेज ऑफ वाटर इज नॉट नॉर्मल, अगर कोई सीपेज ऑफ वाटर नॉर्मल नहीं है, एक बरसात के समय सपोज एक अदर सीजन में टप 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 कर रही है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाय डेंजर वाली वाटर नहीं है, ठीक है। बट यही चीज अगर बरसात के समय टप 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 तो आप समझो कि ये डेंजर है, तो वैसे केस में आपको चीफ इंस्पेक्टर या मैनेजर वैसे केस में whenever seepage of water is not normal, seepage seem notice any plan working if there is such or doubts shall be immediately stop and the chief inspector and regional inspector shall be informed this shall be further accept the permission। तो वैसे केस में काम को एकदम रोक देना है और चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को यहाँ पे आपको नोटिस भेजना है और तब तक काम रुका हुआ रहेगा जब तक कि ऊपर से आदेश ना आ जाए। ओके, फिर 7th पॉइंट में क्या है, द हाइट एंड विड्थ ऑफ द वर्किंग रेफर्ड इन रेगुलेशन 3। अच्छा, रेगुलेशन 3 में यानी कि जब हम 60 मीटर के अंदर डेंजर लाइन के अंदर वर्किंग चला रहे हैं तो वैसे केस में आपको क्या करना है, वैसे केस में आपको एटलीस्ट 1 बोर होल मारनी है, जिसको हम लोग फ्लैंक्स बोर होल करते हैं 5-5 मीटर के इंटरवल के डिस्टेंस पे। ओके, नॉट मोर देन दी 5 मीटर इंटरवल ऑफ दी नॉट मोर देन दी 5 मीटर इंटरवल। ओके, मैंने बताया था। ओके, नाउ इसमें एक और बात है कि 2.4 मीटर की नैरो गैलरी बनानी है। अगर कोई गैलरी 20 बाय 20 मीटर है, 20 इंटू 20 है, तो आपको 2.4 मीटर की नैरो गैलरी बनानी है। ये गैलरी की साइज छोटी हो जाएगी। ओके, नैरो गैलरी कहाँ पे, कब, जब 60 मीटर के अंतर्गत हम लोग काम स्टार्ट करने लगे, यानी कि वाटर डेंजर लाइन के जोन पे हम लोग करने लगे। अच्छा, इसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, all such borehole referred in regulation 7 shall be drilled sufficiently close to each other। Okay, advancing phase will be accidentally into the working containing water, liquid water in material flow when wet and constantly maintain the sufficient advance and working। और जो भी हम लोग होल मारेंगे वो एडवांस बोरहोल मारेंगे, कितना, नॉट लेस देन दी 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर से लेस होना चाहिए एडवांस बोरहोल। कब, जब 60 मीटर के अंतर्गत हम लोग वर्किंग कर रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिकॉशंस अंडर द रेगुलेशंस शैल बी कैरीड आउट द अंडर। अच्छा, जो भी हम लोग कर रहे हैं प्रिकॉशंस को वर्किंग चला रहे हैं वाटर डेंजर लाइन के अकॉर्डिंग में, तो सुपरविजन किनकी होगी, या तो मैनेजर की होगी या फिर ओवरमैन। ओके, next point, a plan or section shall be referred in the sub-regulation showing the particulars of several prepared and maintained or the up-to-date plan in every 15 days। Sorry, ये जो हमने 14 days बताया था वो 14 days ना होके 15 days होगा। ओके, जितने भी प्लान या वर्किंग कर रहे हैं वो अप टू डेट करना है
हर प्रत्येक दिन में, हर प्रत्येक 15 दिन में, यानी कि महीने के 2 बार अपडेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज अनलेस स्पेसिफाइड रिलैक्सेशंस वांटेड इन चीफ इंस्पेक्टर रिटन इन द प्रोविजन और शैल बी कंप्लीटेड 7 8। अच्छा, कोई भी रिलैक्सेशंस आपको चाहिए किसमें, 7 8 एंड 9 पॉइंट्स में, तो आपको चीफ इंस्पेक्टर को भेजना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाइड इन द प्रोविजंस 7 8 9 unnecessary or impracticable may be ordered in the various of conditions required in the or the if the opinion conditions therefore the और वही सेम चीज बात लिखी गई है कि अगर कोई भी पॉइंट 7 8 एंड 9 के अननेसेसरीज और इम्प्रैक्टिकेबल है तो चीफ स्पीकर को आप उसके प्रति बताएंगे कि ऐसा करना प्रैक्टिकली नहीं है, तो कुछ और हमें रास्ता निकालना होगा, तो वो रास्ता आप लोग तय वही करके चीफ इंस्पेक्टर को बताएंगे और चीफ इंस्पेक्टर को जैसा उचित लगे वैसा वो अपनी डायरेक्शन देंगे, तो उसी के डायरेक्शन पे हमें चलनी है। तो ओवरऑल रेगुलेशन कंप्लीट, 150 कंप्लीट। डाटा जो स्टार्टिंग में बताया था यही डाटा आपको याद रखना है, एग्जाम में यही डाटा पूछे जाएंगे। ओके, इतनी कहानी नहीं, सिंपल में डाटा ही पूछते हैं। ओके, लास्ट वन इज 151 एंड 152। थक गया मैं। योर क्लासेस इज ओवर। ओके, 2-4 अगर कुछ बातें रखनी है तो काफ़ी ज़्यादा थक गया, गला भी लड़ने लगा, तो बातें तो और कुछ रख भी नहीं पाऊंगा। हाँ, देयर इज वन मोर थिंग दैट कि कंपनी अपने बारे में, कंपनी रजिस्ट्रेशंस हो रही है, फॉर्मेलिटीज और कंपनी कंप्लायंस चल रही है। आप लोग मन लगा के पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करो, जॉब हो जाए काफ़ी अच्छा है। अगर जॉब ना हो तो फिर भी मेरे से बने रहना, कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। हाँ, वन मोर थिंग कि सिर्फ कोल इंडिया ही नहीं, अगर चीफ इंस्पेक्टर बनना है तो फिर यूपीएससी करो, यूपीएससी क्रैक करो, आपको डायरेक्ट चीफ इंस्पेक्टर के पद पे, ओहदा पे पदस्थित होगी, यानी कि डिप्यूट होंगे आप। यूपीएससी ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर है तो बीटेक करके आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर सकते हो, आपको एक ट्रेड मिला जाएगा और उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आप रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में आप जा सकते हैं। अच्छा, ये तो शॉर्टकट हो गया चीफ इंस्पेक्टर बनने के लिए, बाकी जो नॉर्म्स है वो तो आपको करना ही होगा। अच्छा, और क्या कंपनी हमारी बन रही है, पैसे की बहुत ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और कि आप में से कोई बंदा कि आप तो खुद स्टूडेंट हो, अगर कोई आपके रिलेशंस, फ्रेंड सर्किल्स या समथिंग में कोई बंदा शेयर होल्डर होना चाहता है हमारी कंपनी में, तो बेशक उनको हमारी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, मैं अपनी बिजनेस मॉड्यूल उनके पास रखूँगा, अगर समझ में आए तो शेयर होल्डर बन सकते हैं, अदरवाइज नो इशू। आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं अपनी समय आप सभी के लिए निकाल रहा हूँ। इट मीन्स कि वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आपकी उज्जवल भविष्य के लिए, देश की उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मैं प्रॉफिट के लिए सोचा नहीं हूँ, बट मेहनत में भी आप सभी के लिए कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट कम से कम व्यू तो आना चाहिए। 10 से 15 व्यू ही आते हैं और मैं अगर किसी अदर बंदे की लेक्चर्स की व्यू देखूं तो यार काफ़ी इफेक्टिव अच्छी व्यू आते हैं, लगभग के में चले जाते हैं, 1000 मोर देन 1000 में चले जाते हैं, जबकि वो चार्जेबल रहते हैं, उनकी फीस, एप्लीकेशंस फीस सारे चार्जेबल हैं और हो सकता है हमसे अच्छा आपको लेक्चर्स देते होंगे, बट चार्जेबल हो जाने के कारण ऐसा व्यू आता है, या फिर जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसे लोग कदर नहीं करते हैं।
क्या ये ह्यूमन नेचर है ना कि आपको फ्री में सब चीज लेक्चर्स मिल रहा है तो आप नहीं देखना चाह रहे हैं या फिर कदर नहीं कर रहे हैं। और वही चीज अगर मैं आपसे एज ए डोनेशन के लिए या फिर डोनेशन के रूप में कुछ पैसे अर्निंग करूं तो आप श्योर उसमें मन लगा के देखेंगे, देखेंगे ही। जहाँ पैसा लगता है ना वहां से आप इनकम भी चाहते हैं। तो आपकी अगर ट्यूशन फी लगती हमारे प्रति तो आप जरूर मन लगा के पढ़ेंगे। ओके, तो फ्री में जब तक मिल रहा है सर्विस तब तक आप यूटिलाइज कर लो। अदरवाइज जिस दिन चार्जेबल होगी तो आपको तो अमाउंट पेड करना ही होगा। हाँ, अगर कोई डोनेशंस करना चाहते हैं तो भाई अभी कंडीशंस बहुत खराब चल रही है, डोनेशंस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया हुआ हूँ एज अ पेटीएम बार कोड। एनीवेज, आप लोग तो स्टूडेंट हैं, ये आपसे उम्मीद नहीं है। और मैं आपसे एनीवेज हाँ, अगर किसी के बंदे के पास काफी ज्यादा है और वो उस पैसे का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो भाई दिस इज पंकज केवट। ओके, मैं आपको एज ए एंटरप्रेन्योर कंसेप्ट दूंगा कि पैसे का यूटिलाइज कहाँ और किस वक्त और सही तरीके से करें। और नहीं तो फिर हमारे साथ आ जा भाई, शेयर होल्डर बन जा। ओके, नाउ वीडियो इज ओवर। थैंक यू, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर कमेंट। 2-3 बंदे मैंने देखा कि कमेंट करा है, अच्छा लगा देख के। ओके, थैंक यू।